अस्सलाम वालेकुम जी, वेरी वार्म वेलकम वंस अगेन। और आपको याद होगा कि 13 अप्रैल को एक वाक़या हुआ था जिसकी हमने अपने व्लॉग में ख़बर दी थी कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दरमियान चीफ जस्टिस के चैम्बर में जुडिशल कमीशन इजलास के बाद कुछ तलकलामी हुई थी, जिसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह जस्टिस फ़ाइज़ ईसा को चीफ जस्टिस के चैम्बर से उठाकर बाहर ले गए थे। और वो काफ़ी एक वाक़या था, उसकी तफसील हम पहले अपने ब्लॉग में दे चुके हैं, इसलिए उसकी डिटेल में ज़्यादा नहीं जाते। हुआ कुछ यूँ था कि जाते हुए जस्टिस फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये कह गए थे कि जी मुझे काम नहीं करना। अब टोटल काम नहीं करना या आपके अंडर काम नहीं करना, ऐसी कोई तफसील उन्होंने नहीं बताई थी, और कब तक नहीं करना ये भी नहीं बताया था। अब एक चीज़ हम देखने में आ रही है जो सब लोग नोट कर रहे हैं कि 13 अप्रैल के बाद से अब 13 मई आ चुकी है, तो उसके बाद 14 को ग़ालिबन जुमा था, तो तब से लेके अब तक जस्टिस फ़ाइज़ ईसा किसी भी बेंच का हिस्सा नहीं है। तो इस लड़ाई के बाद हुआ ये कि अब क्योंकि हर वीक में जो जजेस हैं, अगर किसी ने अवेलेबल ना होना हो, आउट ऑफ इस्लामाबाद जाना हो, किसी ज़ाती काम से जाना हो, छुट्टी पे जाना हो, या कोई बीमारी की सूरत हो, कोई भी वजह हो, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अपनी वो वजह से आगाह करते हैं और बताते हैं कि मैंने आउट ऑफ सिटी जाना है या मेरा फ़लाँ मजबूरी है जिसकी वजह से मैं अवेलेबल नहीं होऊंगा। तो फिर कोशिश ये की जाती है कि या तो उनका बेंच जिस शहर में वो जा रहे हैं, कोई दूसरा जज अगर अवेलेबल हो तो उस शहर में उनका बेंच बना दिया जाए। अगर वो जज खुद कहें तो कि मेरा बेंच अगर लाहौर में लगा दें तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा, मैं अपना भी काम निपटा लूँगा और अदालती उमूर भी निपटाते रहेंगे, ताकि पब्लिक का भी जो है ना वो काम मुतासिर ना हो। इसमें हुआ ये कि अब ये एक रूटीन का प्रोसीजर है। अब मोहतरम जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब ने तब उस दिन तो वो खुद कह गए थे कि मैं अवेलेबल नहीं होऊंगा। अगला पूरा हफ्ता उन्होंने चैम्बर वर्क किया। उसके बाद के जो 3 हफ्ते हैं वो हर बुध या जुमेरात के अराउंड ग़ालिबन वो बता देते हैं रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को, एक उनकी तरफ से एक टेलीफोनिकली आगाह किया जाता है कि आई एम नॉट अवेलेबल फॉर नेक्स्ट वीक, तो मुझे किसी भी बेंच में शामिल ना किया जाए। अब होता ये है कि जो जजेस का रोस्टर है वो चीफ जस्टिस के अप्रूवल से जारी होता है, लेकिन जारी वो करते हैं रजिस्ट्रार। वो बना के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दे देते हैं लिस्ट के, जी फ़लाँ फ़लाँ जजेस अवेलेबल हैं, फ़लाँ नहीं है। उसके अकॉर्डिंगली फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बेंचेस तश्कील देते हैं कि किस बेंच में 2 मेंबर होंगे, किस में 3 होंगे और किस में कितने बेंचेस होने हैं। और अगर कोई स्पेशल बेंच बनना है, मीन्स के लार्जर बेंच है जो रूटीन में नहीं होता, 5 रुकनी बेंच हो गया, या कोई किसी केस में स्पेशल 3 मेंबर है, तो वो अलग से उसके अकॉर्डिंगली बन जाता है। अब यहाँ पे मामला ये है कि हर वेडनेसडे थर्सडे को कॉल चली जाती है रजिस्ट्रार साहब को कि आई एम नॉट अवेलेबल फॉर एनी बेंच, तो मुझे चैम्बर वर्क का आई विल डू द चैम्बर वर्क। तो ये वो वजह है कि अब मुसलसल जो ये 1 महीना है उसमें ये कॉल्स रजिस्ट्रार को जा रही हैं, तो वो आके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि इन्फॉर्म कर देते हैं कि काजी साहब अवेलेबल नहीं होंगे नेक्स्ट वीक में। अब जैसे आपको एक मैं मिसाल दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ख़िलाफ़ केस हुआ था जो कि जून तक गया, उसके जून तक जाने की रीज़न ये थी कि जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, जो हमें सुप्रीम कोर्ट से पता चला है कि वो अवेलेबल नहीं थी क्योंकि उनकी फैमिली में उनकी ग़ालिबन बेटी की शादी है जिसमें के लिए उन्होंने लाहौर में होना है, और वो शायद लाहौर में ही अगले बेंचेस भी करें। फ़िलहाल तो खैर वो अवेलेबल हैं, लेकिन जो टाइम आगे आया जा रहा था उस टाइम में उन्होंने अवेलेबल नहीं होना था जो डेट दी जा रही थी। इस वजह से आयशा मलिक साहिबा ने इस्लामाबाद में नहीं होना था, तो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर दिया था कि आई विल नॉट बी अवेलेबल फॉर बेंच, क्योंकि ताकि बेटी की शादी है तो बीइंग अ मदर, आप चाहे माँ हो बेटी की या बाप हो, दोनों सूरतों में आपको टाइम देना पड़ता है। अरेंजमेंट सारे जैसा कि होता है तरीक़ाकार खुद करने पड़ते हैं। स्पेशली मदर्स की तो जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, बाप तो फिर ज़रा को खाली वो होगा कि जी को पैसे पकड़ा दिए या अच्छा जी शॉपिंग करनी है इतने पैसे ले लो, फ़लाँ करना है तो इतने पैसे कर दिए। बाप का तो ज़्यादातर काम इस किस्म का होता है, जो भाग दौड़ है, शॉपिंग, ये वो अरेंजमेंट्स तो ज़्यादातर माएँ करती हैं। वो पूरे माशरे में पाकिस्तान में ऐसे ही होता है, ये कोई अनोखा काम नहीं होने जा रहा। इसलिए उन्होंने अदम अपनी दस्तयाबी से चीफ जस्टिस को आगाह किया था। फिर बेंच ने कहा था कि जी फ़िलहाल ये अवेलेबल नहीं है, तो मामला जून तक चला गया था। इतना लंबा इसलिए प्रोलॉन्ग हुआ। बताने का सारा मकसद ये है कि जजेस की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया जाता है, और किसी और ने नहीं, खुद जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने ये बात कही थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि उन्हें किसी अपने ज़ाती काम से कराची जाना है।
तो उससे पहले एक बार हुआ था कि उन्होंने कुछ इनरोलमेंट, क्योंकि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब जो वकला की सुप्रीम कोर्ट वकला की इनरोलमेंट कमेटी है, वो इनरोलमेंट कमेटी वो होती है कि जो वकला को लाइसेंस देती है सुप्रीम कोर्ट का, उनका इंटरव्यू करने के बाद, उनकी हाई कोर्ट की परफॉर्मेंस देखने के बाद कि वो इतने अरसे का जो एक टाइम स्पैन है कि 10 साल हाई कोर्ट की वकालत की और कितने केसेस किए हों, उनके कुछ जजमेंट्स जो है ना, वो जो लॉ बुक्स होती हैं PLDs और SCMR उनमें छपी हुई भी हों, वो सारा उन्होंने देखा। जायज़ा लेने के बाद जो पाकिस्तान बार काउंसिल के उसमें लोग होते हैं, वो ये तय करते हैं बेसिकली कि जज समेत वो कमेटी ये तय करती है कि ये वकील एलिजिबल है लाइसेंस का या नहीं। उस कमेटी के लिए उन्होंने कराची जाना था, तो उन्होंने अपना बेंच चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक रिक्वेस्ट की कि जी कराची में रख दें। जस्टिस हसन अतर रिजवी साहब के साथ उनका बेंच कराची में रख दिया गया, लेकिन उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि जब आपको याद होगा इलेक्शन वाला केस था, उसमें फुल कोर्ट बनने की सदा की गई थी। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने भी ये नुकता उठाया था क्यों ना इस मुकदमे को फुल कोर्ट सुने। जब सो मोटो लिया गया था इंतखाबात के मामले पर, 9 रुकनी बेंच बना था, ये तब की बात है। तो वो कराची जाने से एक दिन पहले ही जस्टिस फ़ाइज़ साहब ने रजिस्ट्रार को कहा कि यार को मुमकिन है कि फुल कोर्ट बन जाए, तो बनानी पड़ जाए क्योंकि मुतालबा आ रहा है, इसलिए कराची के बेंच कैंसिल कर दें। तमाम जजेस का इस्लामाबाद में होना ज़रूरी है, तभी फुल कोर्ट बनेगी। उसके बाद जब फुल कोर्ट नहीं बनी, नेक्स्ट वीक खुद मोहतरम काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रब्ता करके कहा कि मुझे कराची जाना है ड्यू टू सम। उन्होंने फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बाकी जजेस की अवेलेबिलिटी देखी और उन्होंने कहा कि कराची में तो आप प्राइवेटली फिर चले जाएँ बिकॉज कोई बेंच अवेलेबल नहीं है। फिर काजी फ़ाइज़ साहब वो 4-5 दिन के लिए गालिबन कराची अपने प्राइवेटली चले गए थे और वो उन्होंने वहाँ इस्लामाबाद में अवेलेबल नहीं थे, ना कोई बेंच किया था ना कोई और काम जो जुडिशरी से रिलेटेड था। वहाँ वो इनरोलमेंट के लिए गए, जिस भी काम के लिए गए बता वो चीफ जस्टिस को खुद बता कर गए थे। अब जब से ये ताल्लुकात हुए हैं कशीदा, उसके बाद से वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कोई बातचीत नहीं कर रहे, खुद से उन्हें कुछ नहीं बता रहे। रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म किया जाता है उनकी जानिब से, उनको भी पता नहीं, अब डायरेक्ट बताते हैं या उनका स्टाफ बताता है कि साहब अवेलेबल नहीं होंगे। ज़्यादातर इम्कान यही है कि स्टाफ बताता होगा, ख़ुद वो शायद ना बता रहे हों। अलबत्ता वो अवेलेबिलिटी अपनी खुद से शो नहीं करते बेंच के लिए, जिसकी वजह से उनको किसी बेंच में शामिल नहीं किया जा रहा। तो सवालात बड़े उठ रहे थे कि जी वो आ क्यों नहीं रहे, काम क्यों नहीं कर रहे। बाज़ लोग यही कह रहे थे कि काजी साहब को जानबूझ के बेंचेस में शामिल नहीं किया जा रहा, तो ऐसा कोई मामला नहीं है। वो ख़ुद कह रहे हैं कि मैं बेंच में नहीं आना चाहता, मुझे चैम्बर वर्क दिया जाए, मैं चैम्बर में बैठ के अपना काम करूँगा। और इंटरेस्टिंगली इस पूरे महीने में जो उन्होंने चैम्बर वर्क किया है, उसकी भी थोड़ी सी आपको बात बता दूँ। सिर्फ एक जजमेंट उन्होंने लिखी है, जो इससे पहले वो केसेस सुनते रहे उनमें से। इस पूरे महीने में जब से वो चैम्बर वर्क कर रहे हैं, एक जजमेंट उनकी वेबसाइट के ऊपर अपलोड हुई है। वो भी एक सिविल केस में थी, कोई सूट फॉर डिक्लेरेशन था, उसमें कैंसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का कोई था एतराज़, जो दो नॉर्मल सिविल फ्री कैन के दरमियान एक प्रॉपर्टी के हवाले से कोई तनाज़ा होता है, वो केस उन्होंने सुना था, जिसकी जजमेंट उन्होंने अपलोड की हुई है। उसके अलावा वो चैम्बर वर्क में शायद कुछ जजमेंट्स मज़ीद लिख रहे हों जो अभी तक वेब पे नहीं है। बताइए, एक वो फैसला है पूरे एक महीने में उनका लिखा हुआ जो वेबसाइट के ऊपर आया है। तो ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि उनको जानबूझकर बेंचेस में शामिल नहीं किया जा रहा, वो टोटली बेसलेस है। वो खुद से रिक्वेस्ट करके बेंच में शामिल नहीं हो रहे। अब उन्होंने ही ख़त लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि जी जजेस से तैनाती के लिए इजलास बुलाए, 53,000 केस पेंडिंग है। तो उन्होंने ही एक जो हाफिज़ कुरान वाला केस था 20 नंबर वाला, उसमें लिखा था, बल्कि खुद बोला था कोर्ट के अंदर कि जी अवाम दस्तक दे रही है हमारे दरवाजे पर कि जी फैसले नहीं हो रहे, केसेस पेंडिंग है। तो पूछना सिर्फ ये है बसात एहतराम मोहतरम जस्टिस फ़ाइज़ साहब से कि सर अब वो 53,000 केसेस भी फैसलों के मुंतज़िर हैं, आप तशरीफ़ लाएंगे तो बेंच बनेगा। और एतराज़ जो दो नॉर्मल सिविल फ्री कैन के दरमियान एक प्रॉपर्टी के हवाले से कोई तनाज़ा होता है, वो केस उन्होंने सुना था, जिसकी जजमेंट उन्होंने अपलोड की हुई है। उसके अलावा वो चैम्बर वर्क में शायद कुछ जजमेंट्स मज़ीद लिख रहे हों जो अभी तक वेब पे नहीं है। बताइए, एक वो फैसला है पूरे एक महीने में उनका लिखा हुआ जो वेबसाइट के ऊपर आया है। तो ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि उनको जानबूझकर बेंचेस में शामिल नहीं किया जा रहा, वो टोटली बेसलेस है। वो खुद से रिक्वेस्ट करके बेंच में शामिल नहीं हो रहे। अब उन्होंने ही ख़त लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि जी जजेस से तैनाती के लिए इजलास बुलाए, 53,000 केस पेंडिंग है। तो उन्होंने ही एक जो हाफिज़ कुरान वाला केस था 20 नंबर वाला, उसमें लिखा था, बल्कि खुद बोला था कोर्ट के अंदर कि जी अवाम दस्तक दे रही है हमारे दरवाजे पर कि जी फैसले नहीं हो रहे, केसेस पेंडिंग है।
तो पूछना सिर्फ ये है बसात एहतराम मोहतरम जस्टिस फ़ाइज़ा साहब से कि सर अब वो 53,000 केसेस भी फैसलों के मुंतज़िर हैं, आप तशरीफ़ लाएंगे तो बेंच बनेगा और डेली आप 7-8 केसेस उसमें से सुन के निपटाते हैं, तो केसेस की तादाद अच्छी खासी आपकी मौजूदगी से कम हो जाती है। क्योंकि एक मैं क्वालिटी बताऊँ आपको जस्टिस फ़ाइज़ा की कि वो जब तक उन्हें केस समझ ना आए वो आगे चलते नहीं हैं। केस समझते हैं जब वो क्लास से फैक्ट समझ आते हैं, लॉ पॉइंट समझ आते हैं, फिर वो केस डिसाइड करके उठते हैं और बिला वजह एडजर्मेंट्स नहीं देते। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है उनकी, काजी फ़ाइज़ा साहब की। वो लिंगर ऑन बिला वजह केस को नहीं करने देते, ना बिला वजह किसी को टाइम देते हैं। 2+2=4 वाली बात करते हैं, सुनते और फैसला दे देते हैं, जो कि होना भी ऐसी चाहिए। बड़ी पॉजिटिव चीज़ है, जो अच्छी बात है उसको हाईलाइट करना चाहिए। लेकिन अब क्योंकि वो आ नहीं रहे, इसलिए ये उनकी जो सलाहियतें हैं उससे महरूम हुई हुई है। सुप्रीम कोर्ट भी, पब्लिक भी, और पब्लिक अब भी दस्तक दे रही है, ठक 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 कर रही है कि जनाब दरवाज़ा खोलें और तशरीफ़ लाएँ और नाराज़गियाँ ख़त्म करें और इंसाफ दें। तो देखते हैं कब तक ये सिलसिला चलता है, क्योंकि 15 सितंबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो आखिरी दिन है, तो तब तक ये नाराज़गी चलेगी या ख़त्म होगी, देखते हैं कि क्या होता है। और एक चीज़ जाते जाते एक चुटकुले की सूरत में ख़बर दे दूँ कि जैसे कल गुजरने वाला जुमा काफ़ी भारी गुजरा था मौजूदा हुकूमत पर, PDM पर, या कहा जाए मुस्लिम लीग नून पर, तो आने वाला जुमा शायद इससे भी ज़्यादा सियासी तौर पे भारी हो। अगेन पॉलिटिकली शायद इससे ज़्यादा भारी हो आने वाला जुमा। इंशाल्लाह अब जुमे को क्या होता है अल्लाह बेहतर जाने, और सबकी दुआ है कि जो इस मुल्क है अल्लाह ताला उसको खैरियत से रखें और अमन व अमान मुल्क में कायम रहें, ताकि जो चीज़ें हैं वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएं। और इंशाल्लाह जो अमन है वो उसका दामन नहीं हाथ से छोड़ना चाहिए। बहरहाल इंशाल्लाह अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहरहाल जुमे का इंतज़ार कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।